जोशीमठ आपदा पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सरकारों ने सब देखा लेकिन सीखा नहीं, ये स्वामी जी की तरफ से कहा गया। कुछ दिन के बाद फिर से निर्माण शुरू हो जाएंगे। बार बार चेतावनी को अनदेखा किया गया। देखिए कहा क्या गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो इस वक्त हरिद्वार में हैं और जोशीमठ जाने के लिए अपनी टीम के साथ बिल्कुल तैयार हैं। महाराज जी, TV9 भारतवर्ष पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जोशीमठ अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, इस संकट को आप कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या आपको लग रहा है इसको लेकर? देखिए, चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है, तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जो जरूरी प्रयास हैं वो कर रहे हैं। वजह क्या मानते हैं आप, कारण क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं। 1976 में भी मिश्रा कमेटी बनी थी, उसने भी ये सिफारिश की थी कि जोशीमठ धंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेवलपमेंट का कार्य रुका नहीं। आप क्या मानते हैं, बतौर चूंकि आप वहां जाते रहते हैं, उस पीठ को बहुत बखूबी समझते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, वहां मंदिर से लेकर मठ तक सब पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बार बार इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि विकास कार्य किए जाएं, विकास का कोई विरोध कैसे करेगा, लेकिन पहाड़ की प्रकृति को ध्यान में रख करके किया जाए। जोशीमठ स्वयं एक ग्लेशियर के ऊपर बसा हुआ शहर है, वहाँ पर थोड़ी सी छेड़छाड़ भी बहुत भारी पड़ सकती है। इस बात को बार बार विद्वानों ने कहा। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुजी महाराज जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया, अनुरोध किया, लेकिन माना नहीं गया। अब परिस्थिति ये है कि समस्या बढ़ गई है, अब सब लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब कहते हैं कि काम बंद करेंगे, तो काम शुरू ही क्यों किया गया? और ऐसे कार्य के पहले आकलन इस बात का क्यों नहीं किया गया कि ये सब समस्या आ सकती है? आप देखिए, अगर कोई सामान्य नगर होता तो उसको हम लोग विस्थापित कर देते। ये ज्योतिर्मठ है, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य को ज्योति का दर्शन हुआ। उन्होंने यहाँ पर अपना पहला 4 पीठों में से पहला पीठ स्थापित किया और यहीं पर भगवान बद्रीनाथ जी की 6 महीने पूजा होती है शीतकाल में। यहीं पर कल्प वृक्ष, जो भारत का सबसे पुराना वृक्ष है, 5000 वर्ष जिसकी आयु बताई जाती है, वो विद्यमान है यहीं। तो इस शहर को, जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का प्रतीक है, जो उत्तर भारत के सनातन धर्म की राजधानी है, उस शहर को ऐसी अनदेखी, उसके बारे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? हो रही है। अब सब लोग चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या। अब समस्या ये है कि अभी भी इतना हो जाने के बाद भी पक्का पता नहीं है कि ये किस कारण से हो रहा है। अटकलबाजियों का दौर जारी है। जैसे हाथी के पैर को छूने वाले कहते हैं कि ये खंबा है, सूंड को छूने वाले अलग कहते हैं, कान को छूने वाले अलग कहते हैं, पेट को छूने वाले अलग कहते हैं। वही हालत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब तक सही जानकारी नहीं हो जाएगी कि किस कारण से हो रहा है, तब तक निदान कैसे होगा? तो बड़ी समस्या तो ये है कि हम कैसे जोशीमठ को बचाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल में जोशीमठ पर ये दूसरी बड़ी आपदा इसको कहेंगे जो मंडराती हुई नजर आ रही है। तपोवन में हमने उस डैम को, उस झील को फटते हुए देखा, वहाँ की तबाही को देखा, और अब जो ज्योतिर्मठ है उससे लेकर पहाड़ से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो खतरे में आ गए हैं। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, गलतियां तो हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब होना क्या चाहिए, सवाल ये है। गलतियां हुई हैं, आप कह रहे हैं कि हमने देखा। आपने देखा तो सीखा क्या? सरकारों ने विभीषिकाओं को देखा लेकिन सीखा नहीं कुछ। तपोवन में कुछ दिन पहले ही तबाही आई, आज तक जो लोग मर गए उनकी पूरी लाश नहीं मिल पाई, सुरंग के अंदर ही फंसी रह गई, मुआवजा नहीं मिल पाया लोगों को, पुनर्वास नहीं हो पाया, और काम तो शुरू है। तो काम के प्रति ज़्यादा ध्यान है कि काम शुरू रहे, जो होना हो जाए। ये जो तरीका है, ये जो दृष्टिकोण है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो चलिए, हमारे साथ इसी खबर पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे 2 सहयोगी भी आपको नजर आ रहे हैं, अभिजीत और विपिन, जो कि जोशीमठ में मौजूद हैं। हमारे साथ कलाचंद्र साईं जी भी हैं, जो कि डीन है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से हैं। अतुल साईं जी हैं, एक्टिविस्ट हैं, जोशीमठ को बहुत करीब से इन्होंने देखा है और उस मुद्दे को उठाया है। निशांत अलग जी स्टूडियो में इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जेके बेनीवाल साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डीपी डोभाल साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं और जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट और हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से ही हैं। डीपी डोभाल जी,
अब सवाल यह है कि जो पहले हो गया, अब इसके बाद आगे क्या? क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ चमोली या फिर जोशीमठ ही नहीं, कई जगह है जो कि धार्मिक स्थल है और लगभग सबकी स्थिति वैसे ही है। टूरिज्म को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। तो क्या ये सबके लिए एक बड़ा अलार्म है इस वक्त? बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें हुई है, अगर देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड देखें या आप जो है हिमालय के कोई भी क्षेत्र देखें, जो 5000 फीट ऊंचाई से ऊपर बैठे हुए हैं, वो मैक्सिमम लोकेलिटी जो है आपके ग्लेशियर के मोरेन पे बैठे हुए हैं। वो जो एक लूज मेटेरियल होता है, और ये कई सालों से है। अब जैसे धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है, कई चीज़ें उसमें चेंजेज आती है, तो ये बहुत सारी प्रक्रिया हो जाती है। क्योंकि वो एक जोशीमठ का एरिया ये है कि पूरा जो है आपका लैंड मोरिंग डिपोजिट बैठा हुआ है, और स्लोप भी काफ़ी है, 15 डिग्री से 25 डिग्री का स्लोप है। तो उसमें ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये बहुत सालों से चलती आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि 76 में जो है मिश्रा साहब की जो रिपोर्ट आई थी जीएसआई की, उन्होंने साफ कहा था कि इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जो बोल्डर्स है बड़े बड़े उनको नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल डोभाल सर। और जो 1976 की मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी, इसमें किस तरह से जोशीमठ के पहाड़ में जो शुरुआती धंसाव है उसका भी जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं सीखा गया? आज इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी तबाही का क्यों इंतजार किया गया? आएंगे सर आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए जोशीमठ संकट को लेकर बड़ी खबर है। जोशीमठ संकट पार हो गई थी 47 साल पहले भविष्यवाणी। 1976 में 18 सदस्य वाली मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। 1976 में ये जो रिपोर्ट है वो सामने रखी गई थी। धीरे धीरे जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, ये कहा गया था। जो फर्स्ट रिपोर्ट है सिंकिंग की, भूधसाव की, वो भी बाकायदा इसमें इंगित की गई थी। भूधसाव को रोकने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए थे। मिश्रा कमीशन, मिश्रा कमेटी जिसका गठन किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 47 साल पहले जिस बात को लेकर आगाह किया गया था, आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज हम देख रहे हैं तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी की बात की जाए, तपोवन टनल की बात की जाए, इससे 2 साल पहले हमने देखा कैसे ऋषिगंगा में जो तेज सैलाब आया था, इसने एनटीपीसी की जो टनल है वहां पर भारी तबाही मचाई थी। और तमाम प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स वहां नजर आ रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें वहां बन गए, होटल बन गए, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि कुछ सीखा नहीं गया। तो जोशीमठ आज संकट में है, लेकिन भविष्यवाणी क्या की गई थी ये आप जरा देख लीजिए। 47 साल पहले जोशीमठ को लेकर जो भविष्यवाणी थी, 1976 में मिश्रा कमेटी, मिश्रा कमीशन ने भूधसाव की जो बात है वो अपनी इस रिपोर्ट में गई थी। और क्या कहा गया था? चेतावनी मिलने के बाद भी नहीं हुए बचाव के कोई भी उपाय। आप यहां पर देखिए, बेतरतीब 1976 में वार्न किया गया, लेकिन बेतरतीब इसके बाद निर्माण का काम, पानी का रिसाव, मिट्टी के कटाव को लगातार वजह माना गया, और अभी भी लगातार उसके बाद यह हो रहा है। धौलीगंगा, अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग में लगातार टो कटिंग हो रही है, लगातार ये हो रहा है। तमाम जो बातें हैं वो इस भविष्यवाणी में कही गई थी। जोशीमठ के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, ये सुझाव दिया गया था कि क्या करना चाहिए। ढलानों पर बसे परिवार कहीं और शिफ्ट किए जाए, क्योंकि लगातार बड़ा संकट है, लैंडस्लाइड से लेकर तमाम बड़े संकट हैं। निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए चाहिए। 1976 में यानी 47 साल पहले बोल दिया गया था। अब वैज्ञानिक सुझावों ने, जो वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिए, यह भी क्या कहा गया? इलाके में विकास का काम है जोखिमपूर्ण, ये वैज्ञानिक लगातार बोलते हुए नजर आए। और विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, हमने वो रिपोर्ट दिखाई 47 साल पहले जब पहली बार जोशीमठ को लेकर मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, लेकिन आज तक उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सामने रिजल्ट है। संकट बहुत बड़ा है, साधु संतों के साथ आप हैं। अब इस संकट को लेकर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बताइए और उनसे बात करिए आप। अब बिल्कुल करुणा, देखिए अगर 1976 की उस रिकमेंडेशंस को शायद गंभीरता से लिया जाता तो जोशीमठ आज जिस कगार पर खड़ा है ये हश्र तो नहीं होता। बहुत सारे साधु संत हरिद्वार के हमारे साथ मौजूद हैं जो इस विषय पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, और उनकी चिंता माफ करें इस बात को लेकर है कि जोशीमठ का क्या होगा। महंत ऋषि स्वरानंद जी हैं हमारे साथ। महंत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्या होना चाहिए अब, और क्या लग रहा है जोशीमठ का क्या होगा? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली है, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो बहुत सिद्ध पीठ हमारी है। और आज बहुत संतों में
रोष है कि हमारी एक अनादिकाल से जहाँ पर भगवान शंकर जी ने नरसिंह भगवान का मंदिर स्थापित किया और वहाँ की धरोहर है, और वहाँ पर जो पूजा के बाद से सारी पद्धतियाँ हमारे जो हैं वो जोशीमठ में ही पूर्ण की जाती हैं, और वहाँ पर एक अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है और पूरा संत समाज इसमें बहुत चिंतित है। और यह भारत सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से मांग करता है कि उसकी अस्मिता को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मतलब सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे। सरकार ने बहुत तमाम तरह की रिकमेंडेशंस की हैं। सेंटर की टीम आ रही है, स्टेट की टीम आ रही है। आप लोग संतुष्ट, आपको लोग को लगता है कि उतनी गंभीरता से इस मसले को लिया जा रहा है जितनी गंभीरता से लेना चाहिए? लेने का प्रयास तो कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन पूर्णतः जितना लेना चाहिए पहले से उस तरीके से शायद उसके ऊपर विचार नहीं किया गया है, और अभी पूर्णतः उस पर विशेष विचार करके ही आगे के क्रियाकलाप को देखने की आवश्यकता है। अच्छा, साधु संत जो लोग समाज है आपका, वो किसको जिम्मेदार मानता है? क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जी, हमारी सरकार जिम्मेदार है इस पे। जो पूर्व सरकार रही है उसको पूरी जिम्मेदार है। और आज जो स्थिति है यह अरावली पर्वत का श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत की श्रृंखला को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया। अगर हमने प्रयास किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो इस स्थिति को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अरावली पर्वत को देखना पड़ेगा। हाँ, हिमालय को हमें बचाना पड़ेगा। जब तक हिमालय नहीं बचेगा तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हिमालय नहीं बचेगा। एक बात ये कहा जा रहा है, मंदिर पर संकट है, कल्प वृक्ष पर संकट है, 571 परिवारों के घरों पर संकट है। ये संकट कितना बड़ा है? सरकारों को अब क्या करना चाहिए उन परिवारों के लिए, उस मंदिर के लिए जो हमारे इतिहास का, हमारे पुराण का एक बड़ा हिस्सा रहा है? ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो ये धरोहर जो है ये सुरक्षित रहे। ये बहुत ही कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, विशेष सरकार की तरफ से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ध्यान नहीं। महाराज जी, होना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि नुकसान हो गया है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले, उभरे कैसे इससे? देखिए, वैज्ञानिकों की मदद लेकर इमीडिएटली सरकार को वहां पर विपिन, हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों की मदद लेकर कोई ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए ताकि भविष्य में अब ऐसी दरारें वहां पर ना आए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि भारी निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन जोशीमठ के भूदशाओं की सबसे बड़ी वजह है। 1890 की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें जोशीमठ में सीमित निर्माण, रॉ मटेरियल पर बसे जोशीमठ के लिए हेवी कंस्ट्रक्शंस खतरनाक है। ये सोचिए, 1890 की कितनी पुरानी तस्वीर, यानी कि ये कितना खतरनाक है इसकी आशंका बहुत पहले से जाहिर की जा रही थी, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और यही बात जो साधु संत हैं या अभी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से बसावट वहां पर हुई है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है या फिर जो प्रोजेक्ट्स वर्क चल रहे हैं वहां पर, वो अगर रोक दिए जाते तो ये जो दरारें आनी है वो बंद हो सकती थी। अब आपको दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको यह एहसास होगा, समझ में आएगा कि पहाड़ी कस्बे जोशीमठ का यह हाल आखिर क्यों हुआ है। अब इसे आप समझिए। देखिए, भारी निर्माण, आबादी का भारी बोझ, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, घर बनाने में सीमेंट ईंट का इस्तेमाल। और देखिए, होना नहीं चाहिए था, भारी निर्माण नहीं होना चाहिए था, आबादी का बोझ कम होना चाहिए। 1890, ये देखिए 1890, कितने पहले ये बातें समझ में आ चुकी थी, बताई गई थी। अवैज्ञानिक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। घर बनाने में पत्थर लकड़ी का इस्तेमाल हो, बड़ी बात, पत्थर लकड़ी का इस्तेमाल हो, लेकिन इस्तेमाल क्या हुआ अब ये देखिए, घर बनाने में सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल किया गया, जबकि 1890 में यह बात साफ की गई थी कि पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल हो। क्योंकि जो पहाड़ है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से वो बना है, वो भुरभुरी मिट्टी है, भुरभुरा चट्टान है, ढलान पर बसा है जोशीमठ। जोशीमठ पर संकट क्यों, ये भी आप समझ लीजिए। भारी निर्माण से लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जमीन के खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता है। आसपास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम चल रहा है, ताबड़तोड़ सड़क निर्माण चल रहा है, काटकर, पहाड़ को काटकर जो सड़क निर्माण चल रहा है उसे भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि अब आगे क्या। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिजीत भी इस वक्त सीधे जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अब सवाल यह है कि अब आगे क्या। पुष्कर सिंह धामी आज पहुंच रहे हैं वहां पर लोगों से मिलेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। ये सारी चीजें पहले क्यों नहीं की गई?
जबकि इसका अंदेशा काफी पहले से जताया गया था। हमने 1890 की रिपोर्ट दिखाई, 1976 का हम जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा जब 2013 में आपदा आई थी, उस वक्त एक कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 2200 फीट की ऊंचाई पर कोई निर्माण ना हो, तत्काल रोका जाए। फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यही बात यहाँ की एक एक जनता, मैं आपको बता दूं कि जो बहुत शिक्षित हैं वो तो बता ही रहे हैं, विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं, और साधु संत के अलावा यहाँ के जो आम लोग हैं जिनके घरों में दरारें पड़ी हैं वो इसके भुक्तभोगी हैं, वो सबसे ज्यादा इस चीज ठीक के है। केंद्र बिंदु में हैं। अभिजीत और उनका आपको concern रोकना आप देखिए चाहेंगे कि क्योंकि लोग इस आंसू वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आप, क्योंकि आपने तो बाकायदा यहां पर सब कुछ देखा, आप यहां के मुख्यमंत्री भी रहे और लगातार विपक्ष में इस वक्त एक अहम भूमिका निभाई जा रही है आपकी तरफ से। इस संकट को इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप सर? ये संकट इस समय भीषणतम संकट है, ये दोहरा संकट है। एक तो लोगों की जिंदगी बचाने का संकट है, और दूसरा जोशीमठ जो हमारी सभ्यता का केंद्र है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है, जहाँ भगवान साक्षात रूप में नरसिंह अवतार के रूप में विराजमान है, और जहाँ सभ्यता, रामायण की सभ्यता, दूसरी सभ्यताएं जहाँ के गर्भ में हैं, और जो जैव विविधता का केंद्र है, सौंदर्यमयी ओली का बुग्याल जहाँ स्थित है, ये सब आज खतरे में हैं। और इसलिए ये दोहरी चुनौती है, और इस चुनौती का मैं इसीलिए हरीश रावत जी, यही चुनौती का जिक्र मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। उस समय आपकी सरकार थी, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जब मैं हमारी सरकार पर भी आऊंगा जी, और इसलिए ये मैं प्रारंभ से ही पिछले 10 दिन से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि राज्य सरकार, और अकेले राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र के और दुनिया के विशेषज्ञों को लाया जाना चाहिए, क्योंकि एक कठिनतर स्थिति पैदा हो गई है। हमने निरंतर कुछ ऐसा विकास किया है वहाँ। नहीं, जब दरारें आई हैं तो तब क्यों जाग रहा है प्रशासन? सवाल बहुत मूलभूत है। अगर आप इतने साल से एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे थे, इतने साल से अगर आप लगातार मुद्दा उठा रहे थे, तो क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा था? इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि दरारें पहले आए और उसके बाद फिर एक्शन ले। आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए, पहले सुन लीजिए, उससे आपकी मदद होगी, आपके प्रश्नों को कैलिब्रेट करने में भी मदद होगी। देखिए, वहाँ हमने जो विकास के काम किए, वो विकास के काम वहाँ की प्रकृति के अनुरूप सिद्ध नहीं हुए। जैसे जो जल विद्युत परियोजनाएं बनी, रैनी के बाद कहा जा रहा है कि रैनी के बाद ये संकट, जब रैनी संकट आया, जब वहाँ ग्लेशियर फटा, उसके बाद स्थिति और चिंताजनक हुई। 2014-15-16 में मैंने बड़ी गहराई से इसकी रिपोर्ट का अध्ययन किया, क्योंकि उस समय दैवीय आपदा में जब हिमालयी सुनामी आई थी, उस समय स्थितियां यहाँ विकट नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि ये लैंडस्लाइड पर बसा हुआ पूरा जो है जोशीमठ है, इसके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने बल्कि हेलीपैड इत्यादि पे वहाँ उसी बात को ध्यान में रखा। अभी रावत साहब, आपको याद होगा फरवरी 2021 में जो तपोवन प्रोजेक्ट में बाढ़ आई थी, उसके बाद से भी आशंका बढ़ गई थी, क्योंकि जोशीमठ के नीचे से ही सुरंग जाती है। उस वक्त भी एक्शन लिया जा सकता था। इसलिए हमने 2016 में 4 स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए। एक तो हमने कहा ड्रेनेज सिस्टम को परफेक्ट बनाया जाए पूरा, और नगर पालिका से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, और पीडब्ल्यूडी इस बात को मॉनिटर करे, ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पानी का रुकाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये किया गया कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा के किनारे जहाँ जेपी का प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस एरिया के निचले हिस्से में। हरीश रावत जी, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। आप भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 1976 में भी कमेटी ने यही रिकमेंड किया था कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी तो प्रोजेक्ट चला सर, 9 से 11 तक काम चलता है, फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। आप एक लाइन आगे सुन लेंगे तो आपके प्रश्न की मदद हो जाएगी। 2016 में हमने ठोकरे बनाने का काम जो है
कटाव के काम को रोकने के लिए वहां पर हमने बनाए और ठोकरें बनाई गई, लेकिन वो काम बाद में रुक गया। सत्ता परिवर्तन के साथ उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। तीसरी बात, हमने कहा कि आप यहाँ जो है जितने घर हैं उनमें लाइट मटेरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। अब हो ये रहा है चार धाम यात्रा मार्ग, जिसको भाजपा ने अपनी छाती ठोक करके कहा कि ये हमने जो हरीश रावत जी, आप तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने करीब से देखा भी है। अब जो दरारें आप देख रहे हैं, हरीश रावत जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब जो दरारें दिख रही हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियां बस अपनी गुजार दी उस घर में, अब वो दोबारा उस घर में लौट कर आ नहीं सकते क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार किसको माने? वो अभी की तत्कालीन राज्य सरकार को या पुरानी राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को, किसको माने? इसको लगातार गलतियां हुई हैं। एनटीपीसी का जब प्रोजेक्ट बना था उस समय भी हमको इस बात को देखना चाहिए था, क्या क्या सेगमेंट्स हैं उसके अंदर, क्या उस स्लिपरी जोन है, ये सब चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए थी। आज वो सवाल हमारे ठीक है हरीश रावत जी, बिल्कुल हरीश रावत जी, आज ये जो मसला है, हरीश रावत जी एक मेरा सवाल है, अब जो आपदा है, जो लोगों पर संकट है, उनका घर बार छिन रहा, आशियाना उनका टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर सियासत से ज्यादा जरूरी है, आप भले विपक्ष में, लेकिन जरूरी है कि अब होना क्या चाहिए? क्या आप सरकार के साथ मिलकर कोई सुझाव, कोई ऐसी बात रखेंगे? क्योंकि जोशीमठ के हालात को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति हाथ से फिसल गई है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, वहीं पर मैं आपको ला रहा था। मुश्किल यह है, आपके पास सवाल बहुत ज्यादा हैं, तो आप उन सब सवालों को कह देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भी वही मजबूरी है जो मेरी आपके सवालों का जवाब देने में है, समय की मजबूरी है। तो मैंने कहा कि जो रोड प्रोजेक्ट है, जिसको चार धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम से हमारे समय में मंजूर किया गया था, जिसको इन्होंने ऑल वेदर रोड कहा, उसको जिस बेतहाशा ढंग से काटा जा रहा है, ये सब चीजें इस बात की टेस्टिमनी है कि हमने चीजों की सीरियसनेस को, चुनौतियों को नहीं समझा। अब उसकी रक्षा कैसे की जाए? कटान पर सरकार ने रोक लगाई। रावत साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम सबको सॉल्यूशन पर काम करना होगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। बहरहाल वक्त इतना ही था। सर बहुत क्विक, आप जो बात बोल रहे हैं उसको पूरा कर लीजिए। अन्नपूर्णा, जरा सा मुझे अपना सवाल, अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आज कटान पर रोक लगा करके सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और हमको ये देखना चाहिए कि वो एरियाज में मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम जो है, जो कंस्ट्रक्शन, वाइडनिंग, दूर से सारे काम है, वो फिलिंग की टेक्नोलॉजी पर, दीवारों पर। ठीक है, ठीक है। दूसरा, हमको हाउसिंग के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करके, यानी दोनों तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वो सामंजस्य होना चाहिए, और शायद वो विपक्ष की भूमिका भी और उभर कर सामने आनी चाहिए कि इस तरह ना हो। जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर एक तरह से फोकस होना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं फोकस होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम समय था हमारे पास। हरीश रावत जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड से जुड़े हुए थे। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको ये बता दें कि जोशीमठ के आसपास के 9 नालों ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं दरअसल, और ये प्रॉब्लम इसलिए और ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि नालों के पानी से लगातार ज़मीन कट रही है, और ड्रेनेज सिस्टम न होने से पानी ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। जल धाराओं के प्राकृतिक प्रवाह से जो रुकावटें आ रही हैं, जो बात हरीश रावत कह रहे थे कि जो कटान पर रोक लगाई है जिस तरह से, वो एक तरह महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पानी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और इसी वजह से जो प्राकृतिक प्रवाह है उसमें रुकावट से भी कटाव है। लेकिन अब देखना होगा कि सल्यूशन क्या होता है, या हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि भले पुनर्स्थापित केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अब क्यों धंस रहा है जोशीमठ, ये जो सामने आई है, तमाम कारण सामने आए हैं, उसको लेकर अब हम आपको बताते हैं, बिग वॉल के जरिए जल्दी से बताते हैं कि क्यों धंस रहा है। और ये जो पूरा एक मैप के जरिए देखिए कि इस जोशीमठ इलाके में क्या कुछ शामिल है। आपको बता रहे हैं, कामेत मारवाड़ी शामिल है, तहसील चुनार, नऊ गंगा, एटी नाला, और इसके अलावा खिरखिरी नाला, परसारी, गौर सिंह, रविग्राम, ये पूरा घिरा हुआ है। एक गोले के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस एरिया में कितनी ऐसी जगहें हैं जो नाले हैं, वो नाले के पानी से भू कटाव कैसे होता जा रहा है,
और पानी रिसने की वजह से ज़मीन धंस रही है, सिंक हो रही है, डूब रही है। और ये जिस तरह से मैं तमाम ख़ास मेहमानों के पास जाऊंगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए। कलाचंद्र सेन जी, एक बात पर जो गौर नहीं हुआ वो ये कि जो तपोवन प्रोजेक्ट में जब फरवरी 2021 में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी ये बहुत बड़ी चिंता थी कि जो आसपास के नाले हैं या जो आसपास का जो पानी रिसाव हो रहा है या उस सुरंग के भीतर से पानी रिसाव हो रहा है, वो सुरंग भी जोशीमठ के नीचे से जाती है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी विकराल समस्या हो सकती है, पहले ही सोचा जाना चाहिए था, बहुत देरी कर दी। ये आपसे मैं सहमत हूँ। ये सब चीज़ को जो भी साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं उसको डिटो फॉलो करना चाहिए। बट जो चीज़ अभी हो गया, आपने भी बता रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसको क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। अभी तो वो सब चीज़ हम पोस्टमार्टम करके फ़ायदा नहीं होगा, पोस्टमार्टम करके यही फ़ायदा होगा जो हमने करना चाहिए था नहीं किया। लेकिन नाउ ऑनवर्ड हम लोगों को क्या करना चाहिए था। और जो चीज़ आपने बताया है, जो टो कटिंग हो रहा है, ये प्राकृतिक का जो वाटर फ्लो है वो उससे तो हो ही रहा है। नीचे जोशीमठ जिस मिट्टी के ऊपर, जिस रॉक के ऊपर फॉर्मेशन हुआ है, वो रॉक का स्ट्रेंथ बहुत कम है। ऊपर से अगर ज़्यादा प्रेशर हम दबाव देंगे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ द होटल रेस्टोरेंट, वो सही नहीं पाएगा, वो नीचे धंसेगा। और जो आपने ये सिस्टम के बारे में बताया है, जो टनल सिस्टम, उसमें भी अगर करने जाएंगे, अभी कभी कभी वहाँ पर ब्लास्ट करना पड़ता है, तो ब्लास्ट से भी वहाँ पर जो एक्वीफर है वो पंक्चर हो सकता है, उसमें भी पानी आकर के नीचे का जो बेसमेंट है जिसके ऊपर पूरा शहर स्टैंड कर रहा है, वो अगर कमजोर होने लगेगा, वो धंसेगा। एंड पानी का अगर पाथ को हम कंस्ट्रक्शन के बजाय से रोक देंगे, वो दूसरा पाथ से जाने लगेगा, तो वो एक स्ट्रेस बिल्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो आपने महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं कि अब होना क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तुरंत वहां पर त्वरित कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कमेटी बनाई भी गई है। हमारे साथ कुछ और मेहमान है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं फटाफट। पवन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां पर कमेटी का गठन हो रहा है, लेकिन ये यहां पर नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया और आगे क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। और अब तो भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जोशीमठ और आसपास के इलाकों के लेकर दे दी गई है। किस तरह से अब इस संकट को लेकर आपको क्या लग रहा है, अब क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है, आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, वहां से 25-30 किलोमीटर तक भी बसावट कराने का कोई लाभ नहीं है। वहां के लोगों को एक मैसिव इवैक्यूएशन के द्वारा ऋषिकेश, दुगड्डा और बीच के कुछ ऐसे इलाके हैं जो वहां से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूर हैं, वहां लाकर उनको बसाया जा सकता है। नई टिहरी के पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां जमीन सख्त है, क्योंकि वहां समस्या क्या है कि मिट्टी और जमीन के बीच के बाउंडिंग्स बहुत वीक हैं। तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर ले जाकर अगर लोगों को हम बसाएंगे तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। पवन सिन्हा जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। निशांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक बड़े एरिया को, एक बड़े रेडियस को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जो दरारें आ रही हैं। जो पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि 100 से 125 किलोमीटर, अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर जिस आबादी को आप ले जाकर बसाएंगे वो वहां पर करेंगे क्या, जीविकोपार्जन के लिए उनके पास क्या साधन होगा, क्योंकि यहां तो सब कुछ उनके आसपास था। जी, ये जो सबसे पहले जो नियोजन से पहले जो नियोजन का एक पार्ट ही है जिसको हम बेसिकली कहते हैं साइट सिलेक्शन। एक तो वो एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सेफर जोन है कि नहीं है, कि वहाँ पे ज़मीन कैसा है, वहाँ पे जो मकान बनेंगे या लोग रहेंगे वो किस तरह की जियोलॉजी पे बेस्ड एक बेडरॉक सिस्टम है, क्या है। दूसरा जो आपने बोला कि अक्सर ये देखा गया है जो भी प्रोजेक्ट ऊपर पहाड़ में भी लगे कि उनका जो विस्थापन है वो कई जगह तो ऐसे कर दिया कि वो पूरे तराई में, जैसे कि यहाँ ऋषिकेश में देखेंगे या फिर हरिद्वार में देखेंगे, वहाँ पे लाके बसाया। और जो ऊपर पिथौरागढ़ में भी लोग हैं वो भी नीचे खटीमा या इस बेल्ट में पूरे पुनर्विकास करना, उन्हें स्थापित करना, एक बार फिर से उन्हें रिहैब करना,
ये एक बहुत बड़ा काम और चुनौती होगा सरकार के लिए, क्योंकि उनका बसा बसाया घर जो है वो उजड़ गया। जेके बेनीवाल जो कि हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं। बेनीवाल साहब, आप किस तरह से इस मुद्दे को उठाएंगे आगे, क्योंकि चिंता तो बनी हुई है, जोशीमठ का आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा गहरा संबंध है, तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे, हल कैसे निकाला जाएगा? देखिए निधि जी, दो चीजें हैं, बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा है, एक आध्यात्मिक एक सामाजिक, और दोनों तरीके से। अभी मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था आपके यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पर्यटन को और तीर्थ स्थल को अलग अलग रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। साधक और भक्त कभी, भगवान और भक्त कभी अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन इसका समाधान समन्वय किया जा सकता है। समन्वय कैसे करें? बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि जो भगवान और भक्त है आप कैसे अलग कर देंगे उनको। हमारे साथ विपिन भी जुड़े हुए जो कि साधु संतों के साथ ही मौजूद है। देखिए विपिन, स्टूडियो से जो आपने बेनीवाल जी की बात को सुनी, भगवान भक्त को अलग नहीं कर सकते। जोशीमठ में वहां पर बड़ी संख्या में मंदिर है, मठ है, भगवान बद्री का विश्राम वहां पर होता है, तो इसको लेकर अब क्या होगा? बिल्कुल, ये मौजूद सवाल है। और आज सुबह शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने ये कहा कि पर्यटन स्थल अलग होने चाहिए, धार्मिक स्थल अलग होने चाहिए। साधु संत समाज क्या सोचता, अगर पर्यटकों को धार्मिक स्थलों से दूर कर दिया जाएगा तो क्या बच पाएंगे धार्मिक स्थल? क्योंकि उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर इसको कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हिंदू धर्म का। हाँ, निश्चित रूप से TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जो मुहिम चलाई जा रही है, उन शंकराचार्य जी का भी अपनी जगह कहना ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी पर्यटक बढ़ावा होना चाहिए, उसके बिना हम बंधुत्व और सब लोगों को वहाँ नहीं बुला सकते हैं, परंतु उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बिल्कुल बिल्कुल विपिन, तो हम देख रहे हैं चिंता हर तरफ से जाहिर की गई है, और इस हमारे इस खास प्रोग्राम में ये भी कोशिश की तमाम वैज्ञानिकों से जानने के लिए कि हल क्या हो सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।